मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार और अभिनंदन। मेरा नाम राधा सुखानी है और व्यवसाय से मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। हमारी आज की चर्चा का विषय रहेगा विटामिन डी। एक ऐसा विटामिन डी जिसे मेडिकल साइंस ने ऊंचा स्तर, एक हार्मोन का स्तर दिया है। यह तो बात सब भली भांति ही जानते हैं कि विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, पर पिछले 10-15 साल की रिसर्च ने, मेडिकल रिसर्च ने हमें यह बताया है कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों को मजबूत ही नहीं करता, पर शरीर के हर अंग और हर कोशिका को सशक्त और सुरक्षित रखता है। कई अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाता है। मेडिकल साइंस ने इसीलिए इसको एक हार्मोन का स्तर दिया है। कारण, एक विटामिन का कार्य क्षेत्र शरीर में सीमित होता है, लेकिन एक हार्मोन का कार्य क्षेत्र सर्वव्यापी होता है। विटामिन डी एक ऐसा ही सर्वव्यापी पौष्टिक तत्व है जो हमारे सारे शरीर को सुरक्षित और मजबूत रखता है। सबसे अद्भुत सत्य तो यह है कि विटामिन डी हमें निःशुल्क, मुफ्त में ही सूर्य प्रकाश की किरणों से मिलता है। इसके बावजूद भी आज सारे विश्व में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी एक महामारी बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आधुनिक शहरी जनता सूर्य प्रकाश से बहुत दूर चली गई है। तो आज इसी बात में विचार करेंगे कि ये विटामिन डी क्या है, इसका हमारे स्वास्थ्य में क्या महत्व है, क्या विशेष भूमिका है, इसकी मात्रा बराबर रख हम कैसे अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सशक्त और सुरक्षित रख सकते हैं। आपको इस विषय में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.foodlifestylebalance.com पे जा सकते हैं। यह तो मैंने आपको बताया कि विटामिन डी की कमी एक विश्व की महामारी है। विश्व के 50% लोगों को विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी की तरफ जागरूकता बढ़ाने के लिए नवंबर 2 को वर्ल्ड विटामिन डे घोषित किया है। आप देखेंगे कि डी शब्द के ऊपर सूरज की किरणें लगी हैं, तो यह बताता है कि विटामिन डी का भंडार सूर्य प्रकाश में ही है। तो ये बात तो आप सब भली भांति जानते हैं कि विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन डी का आविष्कार 1930 में हुआ। इससे पहले विटामिन ए, बी और सी, ये तीनों विटामिन का आविष्कार हो चुका था, इसलिए इस चौथे विटामिन को डी का नामकरण दिया गया। अब 1930 में यह जानकारी मिली कि सूर्य प्रकाश और कॉड लिवर ऑयल में ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, बच्चों में रिकेट्स की बीमारी नहीं होती और बड़े बुजुर्गों में ऑस्टियोमैलेशिया की बीमारी नहीं होती। अब रिकेट्स की बीमारी वो है जिसमें बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वो विकलांग हो जाते हैं, टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। ऑस्टियोमैलेशिया में हड्डियां खोखली हो जाती हैं और उनके टूटने की आशंका बढ़ जाती है। पिछले 10-15 साल की रिसर्च ने हमें यह बताया है, यह जानकारी दी है कि विटामिन डी हमारी मांसपेशियों को भी बहुत दुरुस्त और मजबूत रखता है। मांसपेशियों का और हमारी हड्डियों का आपस में पूरा भाईचारा है। अगर मांसपेशियां मजबूत हैं और गतिशील हैं तो हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। आप दुनिया भर का विटामिन डी और कैल्शियम ले लें, लेकिन अगर आप गतिशील नहीं हैं तो वो कैल्शियम और विटामिन डी आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब मांसपेशियां चलती हैं तभी खून इन पौष्टिक तत्वों को लेकर के हड्डियों तक पहुंचता है। तो यह ध्यान दीजिए कि अगर हड्डियों को मजबूत करना है तो आपको अपनी मांसपेशियों को भी मजबूत करना पड़ेगा, व्यायाम और गतिशीलता बनाए रखनी पड़ेगी। तो विटामिन डी जो मैंने बताया आपको कि हमारी मांसपेशियों को भी मजबूत करता है, हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है, पर यह हमारे शरीर के हर अंग अंग में है, सर्वव्यापी है, हर कोशिका में है और
उन सबको सशक्त और सुरक्षित करता है। इसीलिए विटामिन डी को हार्मोन का स्तर दिया गया है। अब विटामिन डी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सूर्य प्रकाश से मिलता है, और जब सूर्य की किरणें हमारी चमड़ी पर पड़ती हैं तब विटामिन डी बनता है हमारी चमड़ी में। उसके बाद कुछ थोड़े अंश में विटामिन डी हमें भोजन से भी मिलता है, पर खास जो विटामिन डी का भंडार है वो सूर्य प्रकाश की किरणों में है। विटामिन डी जो हमें सूर्य प्रकाश से और भोजन से मिलता है वो हमारे शरीर में लिवर और किडनीज में हार्मोन के रूप में परिवर्तित होता है, और यह विटामिन डी हार्मोन के रूप में हमारे सारे अंगों की सुरक्षा करती है। इसकी कमी से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जैसे विटामिन डी की कमी से रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, इन्फेक्शन वायरस से बैक्टीरिया से बढ़ जाता है, उसकी आशंका बढ़ जाती है, कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन डी की कमी से इंसुलिन हार्मोन जो हमारे शरीर में ग्लूकोज में से ऊर्जा बनाती है वो भी कमजोर पड़ जाती है, और डायबिटीज की आशंका और संभावना बढ़ जाती है। विटामिन डी हार्मोन की कमी से कैल्शियम का और फास्फेट का शोषण नहीं होता हमारी आंतड़ियों से, उससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम भी ज्यादा हो जाता है, और स्मरण शक्ति और मनोभावना कमजोर पड़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि सारे शरीर में विटामिन डी की कमी से कई बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। तो अब इस विषय पर विचार करेंगे कि विटामिन डी की कमी आज सारे विश्व में महामारी क्यों बनी हुई है। इसके 4 बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आधुनिक शहरी जनता 4 दीवारी में बंद हो गई है, या घर में या ऑफिस में। उसको सूर्य प्रकाश की किरणों का कोई लाभ नहीं मिलता, हमेशा अंदर ही बंद रहते हैं। उसके बाद हमारे युवा वर्ग जो लोग हैं उनको यह फिक्र रहती है कि अगर सूरज की धूप में जाएंगे तो काले पड़ जाएंगे। पर यह बात गलत है, क्योंकि विटामिन डी के लिए हमें सुबह के सूर्य प्रकाश की जरूरत है, उससे आप काले नहीं हो सकते। इसीलिए सुबह का सूर्य प्रकाश का सेवन जरूर करें और काले होने की चिंता न करें। तीसरा कारण विटामिन डी की कमी का है मोटापा, और मोटापा इस सारे विश्व में महामारी बना हुआ है। मोटापे में क्या होता है कि विटामिन डी चर्बी में अटक जाता है और शरीर में उपलब्ध नहीं होता, इसलिए जितने भी लोग मोटे हो जाते हैं उनको विटामिन डी की कमी हो जाती है। चौथा सबसे बड़ा कारण जो है विटामिन डी की कमी का वो है पर्यावरण का प्रदूषण। जब पर्यावरण का प्रदूषण होता है तो सूरज की किरणें बराबर मात्रा में जमीन में नहीं आ सकती, और इसी वजह से मनुष्यों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब प्रकृति में विटामिन डी का भरपूर भंडार है, और यह भरपूर भंडार सूर्य प्रकाश में ही है। हमारे शरीर की 80% जरूरत विटामिन डी की सूर्य प्रकाश पूरा करता है, इसीलिए इसका नाम सनशाइन विटामिन डी दिया गया है। तो सनशाइन विटामिन डी का मतलब वो विटामिन जो हमें सूर्य प्रकाश से मिल रहा है। हमारे शाकाहारी भोजन में विटामिन डी की बहुत कमी होती है। सिर्फ 2 ही चीजें हैं जिनमें से विटामिन डी मिल सकता है, क्योंकि इन दोनों चीजों में सूर्य प्रकाश का जब असर आता है तो विटामिन डी बनता है। ये 2 चीजें हैं, मशरूम्स और खमीर। इन दोनों से विटामिन डी की दवाई भी बनाई जाती है, उसको D2 बोलते हैं। मछली की चर्बी में या उसके तेल में विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए आज से 40 साल पहले जब विटामिन डी की गोलियां दवाइयां उपलब्ध न थी तो बच्चों को कॉड लिवर ऑयल दिया जाता था, जिससे उनकी हड्डियां मजबूत हों। घी और दूध में विटामिन डी तब होता है जब गाय जो दूध दे रही है वो प्राकृतिक रूप से पली है, इसका मतलब धूप में जा रही है और हरा चारा चर रही है। तो अगर गाय फार्म में अंदर बंद है, फार्म की 4 दीवारों में बंद है, तो उस फार्म डेयरी के दूध में ना तो विटामिन डी होता है ना ही कैल्शियम होता है, क्योंकि विटामिन डी गाय को धूप से मिलता है और कैल्शियम घास से मिलता है, हरी घास से। लेकिन फार्म की गाय को ये दोनों ही चीजें उपलब्ध नहीं है। पश्चिमी देशों में ये माना गया है कि डेयरी के दूध में
कोई विटामिन डी और कैल्शियम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, इसीलिए उसमें विटामिन डी और कैल्शियम की दवाई डाली जाती है। और आधुनिक पढ़े लिखे पश्चिमी सभ्यता के लोगों में ये जागरूकता आ गई है कि अगर हमें दूध से विटामिन डी और कैल्शियम चाहिए तो हमें प्राकृतिक रूप से पली गाय से ही दूध लेना चाहिए। इसीलिए आजकल पश्चिमी सभ्यता में सब ग्रास फेड का, घास खाने वाली गाय का दूध पीना चाहते हैं या A2 दूध पीना चाहते हैं, जो हमारी गीर गाय के दूध के समान है। अब सूर्य प्रकाश से विटामिन डी हमारी चमड़ी में बनता है और भोजन से जो हमें विटामिन डी मिलता है वो हमारी आंतड़ियां उसका शोषण करती हैं। फिर खून के जरिए वह विटामिन डी हमारे लिवर में पहुंचता है। लिवर में विटामिन डी परिवर्तित होता है और वो परिवर्तित विटामिन डी हमारे खून में आता है और खून में इसकी मात्रा कुछ हफ्ते तक, 2 या 3 महीने तक रहती है। इसमें से थोड़ा थोड़ा विटामिन डी, परिवर्तित विटामिन डी किडनी उठाती है और उसको हार्मोन के रूप में बदलती है और यही हार्मोन वाला विटामिन डी जो है वो हमारे सारे शरीर में काम करता है। इसी से कैल्शियम और फास्फेट का शोषण होता है और वो हड्डियों में जाकर के हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे सारे शरीर के अंगों और कोशिकाओं में जाता है, उनको सशक्त और सुरक्षित करता है। अब विटामिन डी हमें कहाँ से मिल सकता है? तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी हमें सूर्य प्रकाश की किरणों से मिलता है। अगर आपका रंग गेहुआ है और आप सूर्य प्रकाश में सुबह को 30 मिनट से 1 घंटे तक बैठते हैं तो आपको 3000 यूनिट विटामिन डी मिलेगा और वो भी बहुत अच्छी श्रेणी D3 का विटामिन मिलेगा, जो हमारे लिए भरपूर है। उससे ज़्यादा विटामिन डी की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर मशरूम्स को देखा जाए तो 100 ग्राम में 100 यूनिट के करीब विटामिन डी होता है, पर ये विटामिन डी उच्च स्तर का नहीं होता, इसको विटामिन D2 बोलते हैं। अगर मशरूम्स को धूप में सुखाया जाए तो उसके 100 ग्राम में 16 गुना ज़्यादा विटामिन डी हो जाता है। और जो विटामिन डी की गोलियां हैं, जो शाकाहारी विटामिन डी की गोलियां हैं D2 की, वो इसी मशरूम से ही बनती हैं या खमीर से बनती हैं। जो मछली प्राकृतिक रूप से पलती है उसमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है, पर अगर उसी मछली को फार्म में पाला जाए तो विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि प्राकृतिक मछली जो है हरी काई को खाती है और हरी काई में विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। आजकल शाकाहारी विटामिन D3 भी बनने लगा है पिछले 2-3 साल से, और वो काई यानी कि अलगी से ही बन रहा है। कॉड लिवर ऑयल सालों से विटामिन डी की पूर्ति के लिए दिया गया है बच्चों को खासकर, और इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन D3 होता है जो उच्च श्रेणी का विटामिन है। तो अब यह देखेंगे कि विटामिन डी की कमी की संभावना किस किस को है। सबसे पहले तो मोटापा, मैंने आपको बोला, और मोटापा आजकल विश्व की महामारी बना हुआ है, इसलिए विटामिन डी भी महामारी बनी हुई है, क्योंकि विटामिन डी चर्बी में ही अटक के रह जाता है, शरीर को उपलब्ध नहीं होता। विटामिन डी की कमी का दूसरा कारण है कि अगर आपको आंतड़ियों की बीमारियां, खास करके जैसे क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस के नाम की बीमारियां, जिससे आंतड़ियां सूज जाती हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसमें विटामिन डी का शोषण नहीं होता। फिर कई दवाइयां हैं जिसकी वजह से विटामिन डी का शोषण शरीर में कम हो जाता है। ये दवाइयां हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स, एपिलेप्सी की दवाइयां, और तीसरा एसिड रिफ्लक्स की दवाइयां। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि एसिड रिफ्लक्स की बीमारी शहरी जनता में महामारी के रूप में फैली हुई है। जिसको तिसको देखो, हर तीसरे आदमी, चौथे आदमी को एसिड की बीमारी है। एसिड की दवाई जब कुछ हफ्ते से ज़्यादा ली जाती है तो विटामिन डी का शोषण, कैल्शियम का शोषण, B12 का शोषण कम हो जाता है। तो जो लोग एसिड रिफ्लक्स की दवाइयाँ लंबे समय तक लेते हैं, 10-12 हफ्ते से ज़्यादा समय तक लेते हैं, उनको कैल्शियम, विटामिन डी और B12 की कमी होने लगती है। उसके साथ साथ उनका हाजमा भी बिगड़ने लग जाता है। तो समझ लीजिए कि प्राकृतिक तरीका है जिससे आप अपना एसिड रिफ्लक्स ठीक कर सकते हैं। और हमने अपनी वेबसाइट पे
नेचुरल सॉल्यूशन, प्राकृतिक नियम कौन से आप पालन करें जिससे कि आपको एसिड रिफ्लक्स की बीमारी ना हो, ये दिया गया है। अब जो लोग सारा समय घर की चारदीवारी या ऑफिस की चारदीवारी के अंदर बंद हैं, उनको भी विटामिन डी की कमी बहुत होती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि शहरी जनता में, जैसे भारतीय शहरी जनता में तो 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है। मैंने आपको बताया था कि लिवर और किडनीज एक ऐसे हमारे अंग हैं जिनमें विटामिन डी हार्मोन के रूप में परिवर्तित होता है, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना हमारा शरीर विटामिन डी को काम में नहीं ला सकता। तो अगर आपको लिवर की बीमारी है या किडनी की बीमारी है तो विटामिन डी की कमी जरूर होगी। अब विटामिन डी की कमी का परीक्षण करने के लिए हम विटामिन डी का ब्लड टेस्ट करते हैं। तो जब भी डॉक्टर को शक पड़ेगा कि आपको विटामिन डी की कमी की संभावना है, तो वो आपका विटामिन डी की टेस्टिंग कराएंगे। और कई परिस्थितियां हैं जिसमें ये आशंका बनी रहती है कि विटामिन डी की कमी हो सकती है। उसमें से कुछ एक चीजें ऐसी हैं, जैसे बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा, वो समय के अनुसार चल नहीं रहा, उसको चलने में देरी हो रही है और बार बार गिर जाता है, तो उसको भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। जो लोग 65 साल की उम्र से ज्यादा हैं और उनमें गिरने की आशंका और हड्डी टूटने की आशंका ज्यादा है, उनको भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको बहुत दर्द होता है और आपकी मांसपेशियों में भी दर्द होता है, तो समझ लीजिए विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं और जल्दी से थकावट आ जाती है, थोड़ी सीढ़ी चढ़ती है तो थकावट आ जाती है, तो समझ लीजिए विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर आपको लिवर और किडनी की बीमारी है तो भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर पेट की बीमारियां हैं, खास करके क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है। जो स्त्री गर्भवती है या स्तनपान कर रही है, उसके विटामिन डी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो उनको भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। और आखिर में मोटापा और डायबिटीज, इन दोनों मरीजों को विटामिन डी की कमी हमेशा ही रहती है। तो विटामिन डी की कमी देखने के लिए डॉक्टर विटामिन डी का ब्लड टेस्ट करते हैं। इस ब्लड टेस्ट में देखा जाता है कि आपके शरीर में विटामिन डी लेवल कितना है। तो अगर आपका विटामिन डी लेवल 20 नैनोग्राम पर सीसी से कम है, तो आपको बहुत ज्यादा कमी है विटामिन डी की। आपकी हड्डियां, मांसपेशियां सब कमजोर हो जाएंगी। पर अगर 20 और 30 है तो थोड़ी कमी है, तो उसमें हड्डियां और मांसपेशियां तो बच जाती हैं, लेकिन बाकी बीमारियों की सुरक्षा से प्रॉब्लम आ जाता है, समस्या आ जाती है। तो अगर आपको अपने शरीर को सुरक्षित रखना है, बीमारियों से बचना है, खास करके आधुनिक बीमारियों से बचना है, तो विटामिन डी का लेवल आपका 30 और 50 के बीच में होना चाहिए। तो नॉर्मल लेवल विटामिन डी का है 30 से 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। अगर लेवल 70 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है, तो समझ लीजिए आपको विटामिन डी सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं। अगर 100 से ज्यादा है तो आपका विटामिन डी हानिकारक लेवल की तरफ जा रहा है, तो उससे तो किसी भी हालत में आपको विटामिन डी सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। अगर आपका लेवल 100 से ज्यादा है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। अब पश्चिमी देशों में, कई देशों में नैनोग्राम यूज नहीं किया जाता, मिलीमोल मापदंड यूज किया जाता है। तो समझ लीजिए जो मिलीमोल मापदंड है, ये नैनोग्राम मापदंड से 2.5 गुना ज्यादा है। तो अगर 20 नैनोग्राम लेवल है, तो समझ लीजिए मिलीमोल में वो 50 नैनोमोल है। अब विटामिन डी की टेस्टिंग सारे विश्व में ही बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई है, क्योंकि विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा हो गई है, खास करके शहरी जनता में। अमेरिका में 2 लाख के करीब डॉलर विटामिन डी की टेस्टिंग में जाते हैं और सारे विश्व में 6 लाख डॉलर के करीब विटामिन डी की टेस्टिंग में खर्च होते हैं। और ये माना गया है कि आने वाले 10 सालों में ये खर्चा 1.5 गुना या दुगना हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी की कमी की जागरूकता भी आ गई है और विटामिन डी की कमी भी बढ़ रही है। जैसे विटामिन डी की टेस्टिंग बढ़ रही है, उसके साथ साथ
लोगों ने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने ज़्यादा शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर लोग विटामिन डी सप्लीमेंट्स ज़्यादा देते हैं। तो ये आपके सामने विश्व का नक्शा है और इसके जो भूखंड हैं उनमें 3 रंग दिए गए हैं, हरा रंग, पीला रंग और लाल रंग। हरे रंग वाले भूखंड वो हैं जिनमें विटामिन डी के सप्लीमेंट ज़्यादा मात्रा में काम में आ रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें अमेरिका आ रहा है, कनाडा आ रहा है, ग्रीनलैंड आ रहा है, यूरोप आ रहा है, रशिया आ रहा है इत्यादि। इन सब देशों में सूर्य प्रकाश की बहुत कमी रहती है और अक्टूबर और अप्रैल के बीच में तो सूर्य प्रकाश की बहुत कमी हो जाती है और विटामिन डी के लेवल गिर जाते हैं। तो यहाँ पे विटामिन डी के सप्लीमेंट्स बहुत प्रचलित हैं। जो भूखंड पीले रंग के हैं उनमें मध्यम स्तर का विटामिन डी के सप्लीमेंट, मध्यम अमाउंट मतलब मध्यम मात्रा में विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। जैसे कि अपने भारतवर्ष में तो सबको नहीं दिए जाते, कुछ एक को जो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको कुछ समझ है तो वो लोग ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं। और बाकी जो लाल रंग के भूखंड हैं उनमें विटामिन डी बहुत ही कम मात्रा में लिया जाता है। और आप देखेंगे कि इन भूखंड में सूर्य प्रकाश बहुत है। हमारे भारतवर्ष में सूर्य प्रकाश की कोई कमी नहीं है, फिर भी लोगों को ज्ञान नहीं पूरा कि सूर्य प्रकाश से हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है। अब विटामिन डी का हमारे स्वास्थ्य में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल या भूमिका है। अगर आपका विटामिन डी 20 और 30 के बीच में है तो आपकी मांसपेशियां और हड्डियां ठीक बनी रहेंगी। पर अगर आपको आधुनिक बीमारियों से बचना है, सुरक्षित रहना है, तो आपका विटामिन डी लेवल 30 और 50 के बीच में होना चाहिए, 30 to 50 नैनोग्राम पर सीसी में। तो ये कौन सी आधुनिक बीमारियां हैं जिससे हमें विटामिन डी बराबर मात्रा में हो तो सुरक्षा मिलती है? ये है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हुई, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो, फैटी लिवर हो, मोटापा हो और डायबिटीज आने की आशंका की बीमारी हो, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब विटामिन डी का हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति या इम्यून सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। विटामिन डी अगर बराबर मात्रा में है तो ये हमारे इम्यून सेल्स जो हमारी रक्षा करते हैं वो बहुत सशक्त होते हैं और हमें कई बीमारियों से बचाते हैं, खास करके जैसे वायरल इन्फेक्शन हुए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए, कैंसर हुई। यह देखा गया कि जब कोविड का एपिडेमिक हुआ तो जिन जिन मरीजों में विटामिन डी बहुत कम था उनको बहुत ही गंभीर बीमारी हुई। तो अगर आपको कोविड से, वायरस ऐसी बीमारी से बचना है तो अपना विटामिन डी लेवल बनाए रखें और सबसे अच्छा तरीका बनाए रखने का है सूर्य प्रकाश का सेवन। विटामिन डी की कमी से एक तो प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं जिनको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक बीमारियां। ये रोग प्रतिरोधक बीमारियां वो हैं जिसमें शरीर के जो इम्यून सेल्स हैं, रोग प्रतिरोधक सेल्स हैं, वो शरीर के नॉर्मल सेल्स को ही मार गिराते हैं। इस श्रेणी में बीमारियां आती हैं टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज आप जानते होंगे कई लोग कि यह बच्चों में या युवा वर्ग में होती है और यह उन देशों में बहुत ज़्यादा है जहाँ पे सूर्य प्रकाश की बहुत कमी रहती है, जैसे नॉर्वे, नेदरलैंड्स, बहुत उत्तराखंड के विश्व के जो भूखंड हैं उनमें यह बीमारी ज़्यादा होती है। इसके सिवाय ये ऑटोइम्यून डिजीजेस में की श्रेणी में आते हैं ब्रोंकियल एस्मा, स्किन की, चमड़ी की बीमारियां, सोराइसिस और एक्जिमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें नर्व्स जो हैं, हमारी तंत्रिकाएं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, पैरालिसिस हो जाती है इत्यादि। ये बीमारी भी उन देशों में ज़्यादा है जहाँ पे सूर्य प्रकाश की बहुत कमी है, जैसे नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। और फाइनली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिनमें आंतड़ियों में सोजन आ जाती है, जैसे क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो भी रोग प्रतिरोधक बीमारियां ही हैं। अब क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसमें कि हमारी आंतड़ियों में सोजन इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इसमें एक गंभीर समस्या यह खड़ी हो जाती है कि विटामिन डी का शोषण कम हो जाता है और जब विटामिन डी की कमी होती है तो यह बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बीमारी में डॉक्टर खासकर बहुत बड़ी मात्रा में विटामिन डी देते हैं, जैसे कि विटामिन डी की कमी ना हो और बीमारी न बिगड़े।
अब विटामिन डी की कमी से कैंसर की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर के रोग प्रतिरोधक सेल्स जो हैं, इम्यून सेल्स हैं, वो कैंसर सेल्स को मार गिराते नहीं, तो कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। अब विश्व के वो देश जहाँ पे सूर्य प्रकाश की कमी है, जैसे कि जो यहाँ पे लाल रंग में दिखाए गए हैं, अमेरिका, कनाडा इत्यादि, यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलन कैंसर, सो जितने भी उत्तरी भूखंड के देश हैं जहाँ पे सूर्य प्रकाश की कमी है, वहाँ पे ये कैंसर ज्यादा मात्रा में होती है। लेकिन आजकल ये कैंसर सारे विश्व में महामारी बन गई हैं, क्योंकि शहरी जनता में विटामिन डी की बहुत कमी है। तो शरीर के जो सेल्स हैं वो कैंसर सेल से सुरक्षित नहीं रहते। विटामिन डी की कमी से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी की आशंका भी बढ़ जाती है। इसका कारण है कि विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर की इंसुलिन हार्मोन, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज से ऊर्जा बनाती है, वो कमजोर पड़ जाती है। उसकी वजह से मोटापा भी ज्यादा हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। और मोटापा और कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है। अब गर्भ अवस्था में और जो स्त्री स्तनपान करा रही है, उनको विटामिन डी की कमी हो जाती है, कि जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर गर्भवती स्त्री में विटामिन डी की कमी है, तो उसके सामने कई समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि उसको डायबिटीज की आशंका बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर होने की आशंका बढ़ जाती है, शरीर में पानी भरने की आशंका बढ़ जाती है, और समय से पहले बच्चा हो जाता है, प्रीमेच्योर बर्थ जिसको बोलते हैं। तो गर्भवती अवस्था में विटामिन डी लेवल कराना जरूरी होता है, जिससे पता चले कि विटामिन डी की मात्रा बराबर है और गर्भ बिल्कुल साधारण अच्छी तरह से नॉर्मल तरीके से चलता रहे। तो विटामिन डी की कमी को ठीक कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपको विटामिन डी का लेवल करवाना पड़ेगा, और आपका डॉक्टर अगर उसको आशंका है, शक है कि आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो वो आपका विटामिन डी की टेस्टिंग कराता है। तो विटामिन डी टेस्टिंग में जैसे मैंने बताया कि अगर आपका लेवल 30 और 50 है तो बहुत ही अति सुंदर है। तो कोशिश यही जारी रहती है डॉक्टर की कि आपका लेवल 30 और 50 के बीच में बना रहे। तो हम अपने शरीर में विटामिन डी की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, और सबसे अच्छा तरीका है, सूर्य प्रकाश का सुरक्षित रूप से सेवन। और 80% हमारे शरीर की विटामिन की जरूरत हमारा सूर्य प्रकाश पूरी कर सकता है। उसके बाद वो भोजन करें जिसमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में हो। पर मैंने आपको बताया कि शाकाहारी भोजन में मशरूम और खमीर के अलावा विटामिन डी किसी में नहीं होता, और जो विटामिन डी अच्छे स्तर का हमें शाकाहारी भोजन से नहीं मिलता। तो जो शाकाहारी हैं उनको सूर्य प्रकाश का सेवन बहुत ही अत्यंत जरूरी है। पश्चिमी देशों में विटामिन डी का लेवल बढ़ाने के लिए दूध में, ऑरेंज जूस, सीरियल्स, ग्रेन्स इत्यादि में, मतलब कि अनाज में विटामिन डी अलग से डाला जाता है, जैसे सबको विटामिन डी बराबर मात्रा में मिले। पर यह कुछ ही देशों में होता है, सब में नहीं होता। और कई देशों में ये इतना ज्यादा डाला गया कि विटामिन डी हानिकारक मात्रा में पहुंच गया। तो सब देशों में यह फोर्टिफिकेशन इसको बोलते हैं, मतलब कि खाने में बाहरी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से विटामिन डी डाला जाए। तो यह ज्यादा प्रचलित नहीं है, कुछ ही देशों में प्रचलित है। और फाइनली अगर डॉक्टर को नजर आता है कि आपका विटामिन डी की मात्रा शरीर में बहुत कम है, तो आपको विटामिन डी की गोलियां, दवाइयां देते हैं, जिनको विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी बोलते हैं। अब विटामिन डी सप्लीमेंट्स, गोलियां, दवाइयां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो विटामिन D2 जो शाकाहारी मशरूम्स और खमीर से बनती हैं, और एक हमें जानवरों के चर्बी से मिलती हैं। तो विटामिन D2 जो है वो इतनी उच्च स्तर का विटामिन नहीं माना जाता। इसका कारण मैं आपको बताऊंगी अभी। और पर जो विटामिन हमें सूर्य प्रकाश से मिलता है, और जो विटामिन हमें जानवर की चर्बी से मिलता है, वो उच्च श्रेणी का होता है। और 2 तरह की चर्बी काम में लाई जाती है विटामिन D3 की सप्लीमेंट्स बनाने के लिए। एक तो मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल इत्यादि, और दूसरा भेड़ की चमड़ी का तेल। उसमें से सबसे ज्यादा
विटामिन डी के सप्लीमेंट्स बनते हैं। आजकल शाकाहारी विटामिन D3 मिलना शुरू हो गया है और ये काई से बनता है। आपको मैंने बताया कि जो मछली प्राकृतिक रूप से पलती है नदियों में और फार्म के छोटे से लेक में नहीं, छोटे से तालाब में नहीं, तो उसमें प्राकृतिक रूप से पली मछली में विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि वो काई खाती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि काई में से विटामिन डी क्यों न बनाया जाए और वो बहुत ही उच्च श्रेणी का विटामिन D3 बनता है। तो आजकल पिछले 2-3 साल से ये उपलब्ध होने लगा है, थोड़ा महंगा काफ़ी ज़्यादा है। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के बारे में 3 सवाल खड़े होते हैं। एक तो हम किस तरह का लें, D2 या D3? मैंने कई तरह से आपको बता दिया है कि D3 जो है वो D2 से ज़्यादा उच्च श्रेणी का होता है क्योंकि उससे ब्लड लेवल बना रहता है अच्छी तरह से। दूसरा, कितना विटामिन डी लिया जाए, इसके लिए हमारे विश्व की मेडिकल सोसाइटीज़ ने पूरे निर्देश दिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और तीसरा ये कि हम विटामिन डी रोज़मर्रा में रोज़ के हिसाब से लें, जैसे हम ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं और हम दूसरी दवाइयाँ लेते हैं, या दूसरे तरीके से हफ्ते में एक बार या 1 महीने में एक बार। तो ये समझ लीजिए, मैं आपको यही कहूँगी कि जैसे दूसरी दवाइयाँ जैसे विटामिन बी वगैरह इत्यादि आप रोज़मर्रा में लेते हैं, वैसे विटामिन डी का सबसे ज़्यादा सुरक्षित तरीका लेने का है कि आप रोज़ ही लें उसे। तो मैंने आपको बताया कि एक विटामिन D3 तो वो है जो हमें सूर्य प्रकाश से मिलता है, एक विटामिन D3 वो है जो हमें दवाइयों से मिलता है, और एक विटामिन D2 है जो हमें शाकाहारी भोजन से मिलता है। D3 हमें शाकाहारी से भी मिल सकता है और जानवर की चर्बी से भी मिल सकता है। तो सबसे उत्तम कौन सा है विटामिन D3 जो हमें सूर्य प्रकाश से मिलता है? इसके 2 बड़े फायदे हैं। एक तो ये टिकाऊ बहुत होता है, हमारे शरीर में 2 या 3 महीने तक कायम रहता है। तो अगर आप नियमित रूप से सूर्य प्रकाश का सेवन कर रहे हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी कि वो नियमित रूप क्या होता है, तो आपके शरीर में विटामिन डी लंबे अरसे तक बना रहेगा, भंडार बना रहेगा उसका। पर अगर आप दवाइयों के जरिए विटामिन D3 ले रहे हैं, तो अगर आप जरूरत से थोड़ा ही ज्यादा ले रहे हैं तो ये आशंका बढ़ जाती है कि आपका लेवल 100 से ज्यादा चला जा सकता है। अगर आपको डॉक्टर ने खास करके बड़े डोज में हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार देना शुरू किया, तो उससे विटामिन डी लेवल कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या बहुत ज़्यादा डोज आपको दे रहे हैं तो भी विटामिन डी लेवल बहुत बढ़ जाता है, उससे फायदे के बजाय हानि ज़्यादा होने लगती है। D2 जो हमें शाकाहारी मशरूम्स या खमीर से मिलता है, वो इतनी उच्च श्रेणी का नहीं होता, उससे लेवल मात्रा इतनी बढ़ती नहीं शरीर में, और वो टिकाऊ नहीं, बहुत कम समय तक रहता है। तो सबसे ज़्यादा टिकाऊ विटामिन D3 क्या है जो हमें सूर्य प्रकाश से मिलता है। तो अगर हम सबको देखें तो सबसे सुंदर विटामिन डी का भंडार सूर्य प्रकाश का सेवन ही है, जो हमारे 80% जरूरत को पूरा कर सकता है। तो विटामिन डी सप्लीमेंट जो मार्केट में हमें मिल रहे हैं वो 2 तरह के हैं। D2 है जिसको वीगन विटामिन D2 वो है जो हमें मशरूम से और शाकाहारी तरीकों से मिलता है, तो उसको वीगन विटामिन डी भी बोलते हैं। पर आजकल वीगन विटामिन D3 भी मिलने लगा है, जो मैंने आपको बताया एलजी या काई से मिलता है। तो वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन वो D3 है और इतनी ही उच्च श्रेणी का है जैसा कि हमें जानवर की चर्बी से या सूर्य प्रकाश से मिलता है, तो वो D3 है। तो आजकल वीगन रूप में और शाकाहारी रूप में D2 भी मिलता है और D3 भी मिलता है। मेरी आपको यही सलाह होगी कि आप D3 ही लें, D2 न लें, क्योंकि D2 से मात्रा बराबर बढ़ती नहीं और वो टिकाऊ नहीं है। तो D3 के ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट में आपको विटामिन डी मिलेगा वो D3 ही मिलेगा, और ये D3 जो है ज़्यादातर हमें जानवर की चर्बी से ही मिलता है। तो हम विटामिन डी कितनी मात्रा में लें, तो इसके बारे में हमें विश्व की सोसाइटीज़ ने पूरा निर्देश दिया है, मेडिकल सोसाइटीज़ ने। इसमें से 2 मेडिकल सोसाइटीज़ जो जानी मानी हैं वो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन अमेरिका की
और विश्व की एंडोक्राइन सोसाइटी। उनके निर्देश के हिसाब से विटामिन डी की मात्रा उम्र के हिसाब से देनी चाहिए। अगर उम्र 1 साल छोटे बच्चे से लेकर 1 साल तक है तो 400 से लेकर 1000 यूनिट तक विटामिन डी काफ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 यूनिट। अगर उम्र 1 से 18 साल है तो 600 से 1000 यूनिट रोज़, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 यूनिट। अगर 18 से ऊपर है, आप वयस्क हैं, तो 600 से 1000 यूनिट, ज़्यादा से ज़्यादा 4000 यूनिट। इससे ज़्यादा लेंगे तो शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ सकती है। अगर आपको मोटापा है, डायबिटीज़ है और आंतड़ियों की बीमारी है तो आपको ज़्यादा विटामिन डी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका शोषण कम होता है। तो उसके लिए निर्देश है कि आप 400 से 6000 यूनिट रोज़ विटामिन डी लें, या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 यूनिट। पर उसमें विटामिन, एक बार आप इतनी मात्रा में विटामिन डी लेते हैं तो विटामिन डी लेवल कराना ज़रूरी है, हर 6 महीने में या 3 महीने में, जैसे पता चले कि विटामिन डी की मात्रा बराबर है, बढ़ नहीं रही है, हानिकारक मात्रा में नहीं पहुंच रही है। सबसे ज़्यादा विटामिन डी उन मरीजों को दिया जाता है जिनको बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में पड़े हैं, तो उनको 50 से 60,000 यूनिट उनको दिया जाता है। पर कई डॉक्टर 50 से 60,000 यूनिट सनराइज और अपराइज विटामिन डी लोगों को हर हफ्ते या हर महीने देते हैं। उनको लेने में थोड़ी दिक्कत ये है कि आपको अपना विटामिन डी को चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें विटामिन डी हानिकारक मात्रा में पहुंच सकता है। तो अब सवाल तीसरा ये है कि हम विटामिन डी सप्लीमेंट्स रोज लें या बीच बीच में लें, हफ्ते में 1 बार लें, 1 महीने में 1 बार लें। तो सबसे अच्छा सुंदर से सुंदर तरीका ये है कि आप विटामिन डी रोज डेली लें, जैसे दूसरे विटामिन या दूसरी दवाइयां लेते हैं। उससे आपका लेवल बराबर बना रहेगा। हाई डोज विटामिन डी अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि आपका विटामिन डी का लेवल बहुत कम था, 10 से कम था, तो ज़्यादा विटामिन डी 5000 से 10,000 यूनिट सिर्फ 6 या 8 हफ्ते लें, उसके बाद वापस 1000 या 2000 यूनिट पे आ जाएं। उससे आपका विटामिन डी लेवल हानिकारक स्तर तक नहीं बढ़ेगा। मेगा डोज विटामिन डी जैसे कि सनराइज D3 50,000 60,000 यूनिट हफ्ते में 1 बार या 1 महीने में 1 बार अगर आप लेते हैं तो उससे विटामिन डी कई बार हानिकारक स्तर तक पहुंच सकता है और वो नुकसान कर सकता है। इसीलिए विटामिन डी का लेवल चेक करना ज़रूरी है अगर आप बड़ी मात्रा में विटामिन डी ले रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो मरीज बहुत बीमार स्थिति में होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में पड़े हैं, उनको डॉक्टर खास करके, जैसे कि कोविड की बीमारी में गंभीर स्थिति आ जाती है, तो उनको हाई डोज विटामिन डी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इंजेक्शन के ज़रिए दिया जाता है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी या बहुत बड़ी मात्रा में बीच बीच में लेने से आपको विटामिन डी का लेवल बहुत मात्रा बढ़ सकती है और उससे नुकसान भी हो सकता है। तो हाई डोज विटामिन डी किसको बोलते हैं? अगर आप 5000 यूनिट से ज़्यादा रोज़ ले रहे हैं तो आपका लेवल बहुत बढ़ सकता है, मात्रा बहुत बढ़ सकती है। या 50 से 60,000 यूनिट हर हफ्ते या 1 महीने में लेते हैं तो भी आपको बीच बीच में विटामिन डी की मात्रा बहुत बढ़ सकती है। तो उसके क्या नुकसान है? ये देखा गया है कि जिनकी विटामिन डी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो उनको गिरने की समस्या आ जाती है। तो फायदे के बजाय नुकसान। विटामिन डी की मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा है तो कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम का शोषण बढ़ाता है आंतड़ियों से। तो अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्यास बहुत लगती है, चक्कर बहुत आते हैं और किडनीज में पथरी हो सकती है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दें कि विटामिन डी बहुत बड़ी मात्रा में न लें। बड़े बड़े डोजेज जो 1 हफ्ते और 1 महीने में हैं, डॉक्टर से आप कहिए कि मैं रोज़ ले लूँगा, मुझे आप बराबर मात्रा में रोज़ में दे दीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा मत दीजिए। तो अब मैंने आपको बताया कि सूर्य प्रकाश ही विटामिन डी का सबसे बड़ा भंडार है और वो सूर्य प्रकाश जो हमें सुबह की धूप से मिलता है। तो इसके बारे में मैंने एक नारा या स्लोगन बनाया है, उसका नाम है, उसको कहते हैं कि दुनिया में नज़ारा देखने के लिए तो कई तरह की रोशनियां हैं, लेकिन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए, स्वास्थ्य को सशक्त रखने के लिए सबसे सुंदर प्रकाश सूर्य प्रकाश ही है।
अब सूर्य प्रकाश को काफ़ी बदनाम किया गया है, खास करके पश्चिम देशों में, क्योंकि उन्होंने यह खास कहा है कि अगर आप सूर्य प्रकाश ज़्यादा लेंगे तो आपको कैंसर की संभावना है और जल्दी कैटरेक्ट हो सकता है। अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर ये कैंसर की बीमारी उनको ज़्यादा होती है जिनकी चमड़ी में मेलानिन पिगमेंट नहीं होता, गोरी चमड़ी वाले लोगों में, उनमें ये ज़्यादा होता है। एक बार आपके शरीर में पिगमेंट है, चाहे आपका रंग गेहुआ है, थोड़ा हल्का है, तो भी आपको कैंसर की आशंका नहीं होती। और दूसरा, कैंसर तब होती है जब आप बहुत ही गहन सूर्य प्रकाश के अंदर हैं। इसी तरह से कैटरेक्ट भी तभी होता है जब आप अपनी आंखों को गहन सूर्य प्रकाश से, कड़ी धूप से नहीं बचाते हैं। तो कड़ी धूप से बचाने के लिए पुराने ज़माने की परंपरा थी बड़ी पगड़ी पहनना, जैसे आंखों के ऊपर छाया रहे। और आजकल आधुनिक तरीके तो आप हेड भी पहन सकते हैं, गॉगल्स मतलब ये डार्क ग्लासेस भी पहन सकते हैं, चश्मा पहन सकते हैं, जिससे सूर्य की तेज रोशनी आपकी आंखों में नहीं आए। लेकिन विटामिन डी के लिए तेज रोशनी में बैठना नहीं चाहिए। अगर आपको विटामिन डी सुरक्षित रूप से लेना है तो उसके लिए आप धूप के नीचे खड़े हुइए। अगर आपकी छाया, आपकी परछाई आपकी लंबाई से लंबी है तो वो समय सुरक्षित है। और ये सुरक्षित समय होता है सुबह को सूर्योदय के बाद 2 घंटा और सूर्यास्त से 2 घंटे पहले। इन दोनों समय पे अगर आप सूरज के नीचे खड़े होंगे तो आपकी परछाई आपकी लंबाई से ज़्यादा लंबी होगी और वो बिल्कुल सुरक्षित समय है कि आप विटामिन डी उस सूर्य प्रकाश से ले सकते हैं। अगर आप समझे तो ये एक और फायदा है कि सर्दी में आपको सुबह को निकलने का मन नहीं करता, ठंड लगती है, तो ये समझ लीजिए कि ठंड में सूर्य प्रकाश गहन नहीं होता, धूप कड़ी नहीं होती, इसीलिए सूर्य प्रकाश का सेवन ज़्यादा समय तक किया जाता है। तो सर्दी में आप 11-12 बजे तक सूर्य प्रकाश का सेवन कर सकते हैं और उसमें से आपको कोई नुकसान न होगा। अब सूर्य प्रकाश को सुरक्षित रूप से लेने के लिए कुछ नियम हैं। सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि जब सूर्य की किरणें हमारे चमड़ी पर पड़ती हैं तभी चमड़ी में विटामिन डी बनता है। अगर आपने चमड़ी को भारी कपड़ों से ढक रखा है तो फिर विटामिन डी बन ही नहीं सकता। इसलिए जो लोग अपने शरीर को बहुत ज़्यादा ढकते हैं, जैसे बुर्का पहनते हैं, नकाब पहनते हैं इत्यादि, उनको विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको विटामिन डी की कमी नहीं चाहिए तो आप सूर्य प्रकाश का सेवन करते समय 40% अपनी चमड़ी सूर्य प्रकाश के अंदर रखें। इसका मतलब बाहें और टांगें जो हैं वो सूर्य प्रकाश के अंदर होनी चाहिए। अगर आप सन टैन लोशन काम में ला रहे हैं तो सूर्य की किरणें बराबर तरीके से अपना काम नहीं कर सकती, तो आप समझ लीजिए सन टैन लोशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब धूप कड़ी होती है। अगर धूप कड़ी नहीं है तो फिर आपको सन टैन लोशन की लगाने की ज़रूरत नहीं। और सूर्य प्रकाश के सेवन का सबसे अच्छा समय तो सुबह के समय है। उस समय सन टैन लोशन लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो आपको सूर्य प्रकाश कितने समय तक सेवन करना चाहिए, इसके भी नियम हैं। ये इस पे निर्भर है कि आपकी चमड़ी का रंग क्या है। अगर आपकी चमड़ी का रंग साफ है, गोरा है, गेहूं से भी कम है, तो आप सिर्फ 15 या 30 मिनट सूर्य प्रकाश का सेवन करेंगे तो आपको विटामिन डी की बराबर मात्रा मिल जाएगी, 2000 से 3000 यूनिट्स। अगर आपकी चमड़ी थोड़ी गहरी है तो 30 से 60 मिनट का समय चाहिए सूर्य प्रकाश के सेवन का। अगर चमड़ी बहुत ही जाड़ी है, बहुत ही डार्क है, तो आपको 1 या 2 घंटे लगेंगे। अगर आपकी उम्र बड़ी है 60 साल से ज़्यादा, तो भी विटामिन डी चमड़ी में कम बनता है, तो आपको 1 या 2 घंटे बड़ी उम्र के लोगों को सूर्य प्रकाश का सेवन करना पड़ेगा, अगर उनको बराबर मात्रा में विटामिन डी सूर्य प्रकाश से चाहिए। अब सूर्य प्रकाश से विटामिन डी लेने के कितने बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि कभी भी आप सूर्य प्रकाश से हानिकारक मात्रा में विटामिन डी नहीं ले सकते। प्रकृति का ये ऐसा नियम है कि कभी भी हानिकारक मात्रा में विटामिन डी सूर्य प्रकाश से नहीं बन सकता। दूसरा, सूर्य प्रकाश से आपको उच्च स्तर का विटामिन D3 मिलता है। तीसरा, अगर आप एक सप्ताह में 3 या 4 दिन सूर्य प्रकाश का सेवन बराबर मात्रा में करते हैं, बराबर समय में करते हैं, तो आपको
बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी बना रहेगा। अगर आप समय के अनुसार और सारे नियम पालना करके विटामिन डी सूर्य प्रकाश से ले रहे हैं तो आपको 2000 से 3000 यूनिट तक विटामिन डी एक ही बार में मिल सकता है। अब सूर्य प्रकाश के लाभ सिर्फ विटामिन डी बनाने का नहीं है, पर सूर्य प्रकाश के कई बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ हैं। उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाभ है हमारी संतुलित दिनचर्या, जो सूर्य प्रकाश के 24 घंटे के काल चक्र से जुड़ी है। जब हम सुबह को सूर्य की रोशनी देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक घड़ी जागरूक होती है। वो घड़ी कुछ नहीं पर बड़े स्पेशल कोशिकाएं हैं जो कि घड़ी का काम करती हैं। ये मस्तिष्क की घड़ी सारे शरीर के अंगों से जुड़ी है। दिन के समय तो ये सारे अंग सक्रिय हैं, अपना भरपूर काम कर रहे हैं, पर रात के समय रेस्ट, रिपेयर, रिजुविनेट, इसका मतलब आराम, मरम्मत और कायाकल्प। अगर बराबर समय रेस्ट, रिपेयर, रिजुविनेट को न मिला तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए जो लोग संतुलित दिनचर्या नहीं जीते उनको कई आधुनिक बीमारियां हो जाती हैं, मोटापा, डायबिटीज, फैटी लिवर, हार्ट डिजीज इत्यादि। इस रिसर्च पर 2018 में नोबेल प्राइज दिया गया और इस सूर्य प्रकाश के कालचक्र को नाम दिया गया सर्केडियन रिदम, सर्केडियन साइकिल। तो ये जो सर्केडियन साइकिल है, ये 24 घंटे का जो सूर्य प्रकाश का कालचक्र है, हमारे जीवन शक्ति के 3 व्यवहार को संतुलित करता है। ये व्यवहार हैं कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब उपवास के समय हैं, कब व्यायाम कर रहे हैं, कब विश्राम कर रहे हैं। जब इसमें हम गड़बड़ कर देते हैं तो सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य प्रकाश की, सूर्य की रोशनी की, सूर्य की ऊर्जा का हमारे स्वास्थ्य के साथ कितना गहरा संबंध है। सूर्य प्रकाश हमारी नींद को भी संभालता है और हमारी मनोदशा को भी संभालता है, क्योंकि जब हम सुबह को सूर्य प्रकाश देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में 2 हार्मोन्स बनती हैं। एक का नाम है सेरोटोनिन, जो कि हमारी मनोदशा खुश रखने की हार्मोन है, और दूसरी है मेलेटोनिन, जो हमारे को गहरी निद्रा देती है। तो गहरी निद्रा और हमारी मनोदशा दोनों सूर्य प्रकाश से जुड़े हैं। तो जो लोग सुबह को देर से उठते हैं उनको ना तो नींद अच्छी आती है और ना ही उनकी मनोदशा खुश रहती है। दुनिया के वो देश, वो भूखंड जहाँ पे सूर्य प्रकाश 6-6 महीने, 6-6 हफ्ते, 2-2 महीने, 3-3 महीने नहीं निकलता, जहाँ पे सूर्य प्रकाश की बहुत कमी है, वहाँ पे डिप्रेशन की बीमारी ज़्यादा होती है, सुसाइड रेट ज़्यादा होती है। तो आप समझ लीजिए कि सूर्य प्रकाश का हमारे स्वास्थ्य के में कितना महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आखिर में मैं यही कहूंगी कि सूर्य प्रकाश हमारी प्राण शक्ति का आधार है। सिर्फ हमारी प्राण शक्ति का, मनुष्य की प्राण शक्ति का आधार नहीं, पर इस ब्रह्मांड में हर जीवित प्राणी का और हर पेड़ पौधे का प्राण शक्ति का आधार है। चाहे वो जमीन के ऊपर हो, चाहे वो समुद्र के अंदर हो। अगर सूर्य प्रकाश न हो, की कमी हो, तो प्राण शक्ति कम हो जाती है। सूर्य प्रकाश के बिना ब्रह्मांड जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने सूर्य प्रकाश को, सूर्य देवता को भगवान या देवता माना है और उसकी स्तुति करी है। तो मैं आप इससे यह कहूंगी कि स्तुति के साथ साथ सूर्य प्रकाश का भरपूर सेवन भी कीजिए, सुरक्षित रूप से कीजिए। अपने स्वास्थ्य को सशक्त और सुरक्षित बनाए रखिए। अपना विटामिन डी लेवल बराबर मात्रा में बनाए रखिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश ही विटामिन डी का सबसे बड़ा भंडार है। नमस्कार।